हाँ, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि ना सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है, कि सीपीयू क्यों शेड्यूल करते हैं और शेड्यूलर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ इन सीपीयू शेड्यूलिंग। तो बेसिकली अगर हमारे पास लाइक कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस एट अ टाइम चल रहे हैं, लाइक प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4, बहुत सारे यहाँ पे ना प्रोसेस चल रहे हैं। ओके, अब इसमें लाइक ये प्रोसेस 1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है। अब यहाँ पे तो आज के दौर में जो हमारे प्रोसेसर होते हैं वो एक प्रोसेसर के अंदर मतलब सिंगल कोर प्रोसेसर तो नहीं है ना हमारे पास। आज के दौर में तो हमारे लाइक एक ही सीपीयू के अंदर 10 कोर्स होते हैं, 12 थ्रेड्स होते हैं। बट ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग है ये आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जस्ट वन कोर की है, यानी कि जस्ट वन सीपीयू है। ओके, वो वन सीपीयू एट अ टाइम सिर्फ वन प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। वन सीपीयू है जो एट अ टाइम सिर्फ वन प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। बट आज के दौर में तो एक ही कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। वो किस तरह से बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, ये देखो। अब एक ही सीपीयू है, उसके अंदर 10 कोर्स हैं, ये 10 कोर्स 12 प्रोसेसर्स हैं एक ही सीपीयू के अंदर। आज के दौर में 2677 थ्रेड्स हैं, 210 प्रोसेस चल रहे हैं एट द सेम टाइम। बट जो ये एल्गोरिदम है, इन एल्गोरिदम के मुताबिक आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि एक ही सीपीयू है और वो एक ही सीपीयू एट अ टाइम जस्ट एक प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। ओके, ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है, कि मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, लाइक के प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। अब कंप्यूटर ये तो नहीं करेगा ना कि ऐसे जंप मारेगा, रैंडमली कहेगा चलो भाई प्रोसेस 2 पहले तुम आ जाओ, मैं तुम्हें टाइम दे देता हूँ, मैं तुम्हें प्रोसेस 2 लेट्स सपोज प्रोसेस 2 में आके 3+4 एडिशन करनी है। कंप्यूटर कहेगा प्रोसेस 2 तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पहले टाइम दे देता हूँ, तुम अपना आके ना अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर मैं प्रोसेस 1 के पास जाऊँगा, फिर प्रोसेस 4 के पास जाऊँगा, प्रोसेस 3 के पास जाऊँगा। ऐसे नहीं होता। उसके लिए हम ना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से ना कंप्यूटर डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को ना पहले लाइक के करना है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ओके, तो अब हम ना वही देखते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग किस तरह से वर्क कर रही होती है। कोई भी प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं प्रोसेस स्टेट। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रोसेस स्टेट। ओके, यानी कि एक प्रोसेस है, वो पहले उसको कहेंगे वो न्यू है, फिर वो न्यू से रेडी में जाएगा, रेडी से रन में जाएगा और रन के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट इज़ न्यू? न्यू इज़ नथिंग जस्ट आवर सेकेंडरी मेमोरी। ओके, न्यू क्या है हमारे पास? सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी को ही हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हो गया मेमोरी, हार्ड डिस्क, एसएसडी या जो भी। ओके,
जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर हुआ हुआ होता है, ओके। और कोई भी प्रोसेस है, सबसे पहले वो प्रोसेस किस में होता है, न्यू में, यानी सेकेंडरी मेमोरी में। यानी वो प्रोसेस अभी क्रिएट होगा सबसे पहले, अभी वो सेकेंडरी मेमोरी में है, अभी वो प्रोसेस जस्ट लाइक के जस्ट उसका वजूद आया है, ओके। और उसके बाद वो प्रोसेस किस में जाता है, रेडी के अंदर। अब रेडी क्या है हमारे पास, अब रेडी से ही आगे हमारा सारी मेन काम शुरू होता है। ये फर्स्ट जस्ट ऐसे समझने के लिए है कि पहले पहले प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ओके। जो हमारी रेडी है इसको ही रैम बोलते हैं, ओके। या तो इसको रैम बोल देते हैं या फिर इसको प्राइमरी मेमोरी बोल देते हैं। यानी कि हमारा प्रोसेस भी रैम के अंदर आ गया है, ओके। अब जब प्रोसेस रैम के अंदर आ गया है तो इसका मतलब वो रेडी के अंदर आ गया। और रेडी के बाद प्रोसेस किधर जा, इस पूरी चीज़ को प्रोसेस स्टेट बोलते हैं। रेडी के बाद किधर जाएगा, वो रन के अंदर जाएगा। और रन क्या है, रन ही हमारा सीपीयू है, ओके। रन क्या चीज़ है, रन सीपीयू है। और रन जब सीपीयू को प्रोसेस मिल जाएगा फिर सीपीयू प्रोसेस पे ना एग्जीक्यूशन करेगा, लाइक सीपीयू प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। और फिर प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और कंप्लीट को क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। यानी ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस इसके बाद। तो इस सब चीज़ को बोलते हैं हम प्रोसेस स्टेट, ओके। अब देखो, न्यू से लेकर रेडी के अंदर लाना किसका काम है, ये काम है हमारा लॉन्ग शेड्यूलर का। और रेडी से रन में ले जाना किसका काम है, शॉर्ट शेड्यूलर का। तो शेड्यूलर खुद क्या है, शेड्यूलर एक पीस ऑफ कोड हो सकता है, ओके। शेड्यूलर एक पीस ऑफ कोड हो सकता है जो एक लाइक एक एल्गोरिदम है जो डिसाइड करता है। शेड्यूलर एक एल्गोरिदम है जो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू को जाए, ओके। कौन सा प्रोसेस रैम से उठा के वो सीपीयू को दे दे, ये शेड्यूलर डिसाइड करेगा। कौन सा शेड्यूलर, शॉर्ट शेड्यूलर। और जो लॉन्ग शेड्यूलर है वो हार्ड डिस्क से उठा के रैम में डालता है प्रोसेस को। इसको रेडी भी बोलते हैं और इसको रेडी क्यू भी बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, सबसे पहले प्रोसेस हार्ड डिस्क के अंदर होता है, हार्ड डिस्क से रैम में जाता है, इसको रेडी बोलते हैं। न्यू रेडी, फिर रेडी से रन में जाता है। रन को हम सीपीयू कहते हैं। रन में जाने के लिए कौन सा शेड्यूलर यूज़ होता है, शॉर्ट शेड्यूलर। और जैसे ही सीपीयू को प्रोसेस मिलता है फिर वो टर्मिनेट हो जाता है, ओके। तो अब हम देखो कि रेडी के अंदर प्रोसेस किस तरह से होते हैं। रेडी के अंदर ना इस तरह से आ जाते हैं प्रोसेस, P1, P3, P5, P6, इसी तरह से कोई भी प्रोसेस का नेम हो सकता है, वो यहाँ पे रेडी के अंदर आ जाता है, ओके। इस चीज़ को क्या कहते हैं, क्यू है, ओके। ये क्यू है जो एक क्यू के अंदर सारे प्रोसेस रैम के अंदर आ रहे हैं लॉन्ग शेड्यूलर की मदद से। लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, लॉन्ग भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट शेड्यूलर भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं इनको, ओके। हाँ, तो हमारा जो प्रोसेस है ना वो शॉर्ट शेड्यूलर के पास जब रेडी में तो आ गया, रेडी क्यू में किससे आ गया, हार्ड डिस्क से। अब रेडी क्या है, रैम है हमारे पास। अब रैम से सीपीयू की तरफ जो जाएगा, अब ये शेड्यूलर का काम है भेजना। ये लॉन्ग शेड्यूलर असल शेड्यूलर नहीं होता, ये जस्ट एक फर्जी शेड्यूलर होता है। यहाँ पे कोई एल्गोरिदम नहीं लगा हुआ होता, ये जस्ट जितने भी प्रोसेस हैं उनको उठा के ना रैम में डाल देता है। जितने भी प्रोसेस हैं एट अ टाइम ना, उन सबको उठा के रैम में डाल देता है। इसका बस सिर्फ एक ही काम है, कोई मखसूस एल्गोरिदम नहीं चल रहा होता। यहाँ पे जो असल शेड्यूलर होता है, ओरिजिनल शेड्यूलर, वो ये शॉर्ट शेड्यूलर होता है जो काम का होता है। अब शॉर्ट शेड्यूलर पे डिफरेंट एल्गोरिदम होते हैं, हमने सिर्फ 4 एल्गोरिदम पढ़ने हैं। वो 4 एल्गोरिदम हम आगे पढ़ेंगे, ओके। वो 4 एल्गोरिदम का क्या काम है, रैम से उठाना प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को
और डिसाइड करना कि कौन सा प्रोसेस पहले सीपीयू के पास जाएगा। ओके, शेड्यूलर डिसाइड करेगा कौन सा प्रोसेस पहले सीपीयू के पास जाएगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, फिर तीसरा प्रोसेस आएगा। ये किसका काम है? शॉर्ट शेड्यूलर का काम है। अब जो यहाँ पे मेन चीज़ आती है हमारे पास वो ये आती है द कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन, या प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, या प्रीएम्पशन या नॉन प्रीएम्पशन। तो प्रीएम्पशन क्या होती है हमारे पास? प्रीएम्पशन से आपने याद रखना है पी फॉर प्रीएम्पशन एंड पी फॉर प्रायोरिटी। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रायोरिटी हमारे पास ना दो तरह की हो सकती है, या तो प्रायोरिटी हो गई या प्रायोरिटी क्वांटम या फिर टाइम क्वांटम। ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, इनकी बहुत बड़ी डिटेल है, बट आपको थोड़ी सी बता के ना दैट वुड बी इनफ फॉर योर स्केच कोर्स। ओके, तो व्हाट इज़ प्रायोरिटी क्वांटम? अगर तो प्रीएम्पशन हो रही है, अगर प्रीएम्पशन हो रही है तो ये दो चीज़ें होंगी, या प्रायोरिटी क्वांटम होगा या टाइम क्वांटम होगा। ओके, और हम सबसे पहले प्रीएम्पशन को पढ़ते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो P1 था ना, ये P1 सीपीयू के पास है यहाँ पे। सीपीयू यानी कि अभी रन क्यू के अंदर सिर्फ P1 प्रोसेस है जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी ये सीपीयू जिस प्रोसेस की ना प्रोसेसिंग कर रहा है वो P1 है। अभी P1 ना हाफ कंप्लीट हुआ, अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ, बट पहले ना प्रायोरिटी आ गई कि जो P5 प्रोसेस है ना, ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है, कि ना विंडोज़ का प्रोसेस है। ओके, लाइक ना प्रायोरिटी आ गई कि ये जो P1 प्रोसेस है ये कोई प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पे कोई विंडोज़ का कोई टेबल टेक्स्ट सर्विस कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है विंडोज़ का। ओके, ये P5 तो इसको पहले करना है प्रायोरिटी क्वांटम, तो कंप्यूटर कहेगा ओके इसको हम पहले कर लेते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर कहेगा ओके इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम पहले कर लेते हैं। कंप्यूटर ने ना P1 को रन से निकाल दिया और कंप्यूटर किसको ले आया? P5 को ले आया जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे था। ओके, और P1 जो था ना, P1 वो यहाँ पे कुछ देर के लिए ये शेड्यूलर शॉर्ट शेड्यूलर के पास चला गया। P1 किसके पास चला गया? शॉर्ट शेड्यूलर के पास चला गया, यहाँ पे शॉर्ट शेड्यूलर के पास चला गया। और P5 जो ज़्यादा अहम था उसने पहले P5 को कंप्लीट किया। P5 यहाँ पे जाके कंप्लीशन हुई, जब P5 की टर्मिनेशन हुई, फिर जाके उसने जब P5 ख़त्म हो गया तो शॉर्ट शेड्यूलर ने फिर P1 को वापस रन क्यू में भेज दिया। ओके, P1 को वापस सीपीयू के पास भेज दिया। ये क्या था? प्रायोरिटी क्वांटम। इसके बाद आ जाएगा टाइम क्वांटम। टाइम, ये सारी हम किसकी चीज़ें पढ़ रहे हैं? प्रीएम्पशन की पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम क्या होता है हमारे पास? टाइम क्वांटम हमारे पास ये होता है कि ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से P1 यहाँ पे गया, सबसे पहले रन में क्या चल रहा है? रन में चल रहा है P1। ओके, P1 सीपीयू के पास है। अब क्या हुआ, जो P1 था ना वो 5 घंटे लेगा कंप्लीट होने में। P1 को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 5 आवर्स। ओके, और जो P3, P5, P6, P4 हैं ये सारे 1-1 मिनट के प्रोसेस हैं, आधे आधे मिनट के प्रोसेस हैं, और P1 को कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर्स। तो कंप्यूटर इंटेलिजेंटली क्या करेगा? कंप्यूटर कहेगा P1 को तो 5 घंटे लग रहे हैं ना, टाइम क्वांटम। तो कंप्यूटर कहेगा जिसको कम टाइम लग रहा है तुम पहले आ जाओ। P3 को पहले कर लिया कंप्यूटर ने जिसको कम टाइम लग रहा, फिर P4 को कर लिया, फिर P5। इन सब को करने के बाद जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है फिर एंड में उसको बुला लिया, फिर उसने एंड में कर, यानी पहले P1 हो रहा था, P1 को ना जो होते होते ही निकाल के वापस शॉर्ट शेड्यूलर के पास भेज दिया।
और फिर उसके पास भेजा और पहले उसने P3 P5 P6 कर लिया, और फिर बाकी फिर P1 को दोबारा बाद में आके किया। इसको कहते हैं टाइम क्वांटम। ओके, ये टाइम क्वांटम। अब हम पढ़ते हैं नॉन प्रीएम्पशन क्या होती है। अब नॉन प्रीएम्पशन हमारे पास वो चीज़ होती है कि ना अगर तो कंप्यूटर ने सबसे पहले P1 प्रोसेस को करना शुरू किया है, ओके, P1 प्रोसेस को करना शुरू किया है, तो P1 को वापस शॉर्ट शेड्यूलर के पास नहीं भेज सकता। वो P1 को पहले पूरा कंप्लीट करेगा। जब तक P1 कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक P5 या P3 या P4 को CPU के पास नहीं भेज सकता। वो पहले P1 को कंप्लीट करेगा, फिर उसको टर्मिनेट जब हो जाएगा फिर नया प्रोसेस लाएगा। यहाँ पे कोई प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम नहीं चल रहा होता नॉन प्रीएम्पशन में। ओके, नॉन प्रीएम्पशन के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस आता है, वो पहले पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नया प्रोसेस आता है। बट प्रीएम्पशन के अंदर क्या हो रहा होता है हमारे पास, उसके अंदर एक प्रोसेस आया लेकिन उस प्रोसेस से ज़्यादा प्रायोरिटी का कोई और प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस शॉर्ट शेड्यूलर के पास चला जाएगा और शॉर्ट शेड्यूलर ज़्यादा प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को CPU को दे देगा। बेशक अभी P1 आधा ही कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ ना, उसको पहले शॉर्ट शेड्यूलर के पास भेज देगा। ये हमारे पास प्रीएम्पशन होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सम मेजर लाइक टर्म्स जो यहाँ पे आपके आगे एल्गोरिथम्स में यूज़ होंगी ना। टाइम कैलकुलेशन, ये सारे एल्गोरिथम टाइम कैलकुलेशन के हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मानी रखती है ना यहाँ पे वो टाइम होता है कि कितने टाइम में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, किसको ज़्यादा वैल्यू देनी है किस प्रोसेस को, ये सब कुछ इस सब की कैलकुलेशन करनी होती है उन एल्गोरिथम्स के अंदर। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज़ पॉइंट इन टाइम। पॉइंट इन टाइम हम उस चीज़ को बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, किसी स्पेसिफ़िक टाइम को बोलते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसको बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 घंटे का काम है, यहाँ पे क्या था 12 बजे प्रोसेस शुरू हुआ, 1 बजे ख़त्म हो गया। ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है कि 3 घंटे का काम है, 4 घंटे का काम है, 5 घंटे का काम है या 5 आवर्स का काम है। ओके, पॉइंट इन टाइम इसके इस स्पेसिफिक टाइम यानी 1 बजे 2 बजे वो पॉइंट इन टाइम है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ना यहाँ पे टाइम किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टाइम हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ से शुरू होता है। जैसे ही प्रोसेस रेडी क्यू के पास आता है ना, इधर इधर जैसे ही प्रोसेस आता है रेडी क्यू के पास, तो उसको हम कहते हैं अराइवल टाइम या फिर 80। ये पॉइंट इन टाइम है, यानी पॉइंट इन टाइम यानी 12 बजे रेडी क्यू के पास आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है। जैसे ही कोई प्रोसेस रेडी क्यू के पास आएगा उसको हम बोलेंगे अराइवल टाइम। और जैसे ही कोई प्रोसेस टर्मिनेट या कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कंप्लीशन टाइम या फिर सीटी। ओके, इधर कंप्लीशन टाइम या फिर हम उसको बोल देंगे सीटी। ओके, तो ना अब कंप्लीशन टाइम हमने देख लिया, अराइवल टाइम देख लिया। कंप्लीशन टाइम भी पॉइंट इन टाइम है, यानी कि 1 बजे प्रोसेस रेडी क्यू में आया और 2 बजे ख़त्म हो गया। ओके, ये भी पॉइंट इन टाइम है, यानी 1 बजे 2 बजे 3 बजे, और ये अराइवल टाइम भी पॉइंट इन टाइम है। और अब हम देखते हैं कि
इधर से लेकर यानी रेडी क्यू से लेकर सी रन क्यू तक, इस बीच का जो टाइम है रेडी क्यू से लेकर रन क्यू के बीच का टाइम, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसको हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। ओके, इसको हम बोलते हैं वेटिंग टाइम या फिर डब्ल्यू टी। ओके, ये कौन सा टाइम है, वेटिंग टाइम या फिर डब्ल्यू टी। और फिर एक और टाइम भी है यहाँ पे, वो है हमारा बर्स्ट टाइम, यानी कि रन टाइम से लेकर कंप्लीशन तक का टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट टाइम। ओके, इसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम या फिर बीटी। ओके, बर्स्ट टाइम क्या चीज़ है, बर्स्ट टाइम है द एग्जैक्ट टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस जैसे ही सीपीयू के पास आता है तो एग्जीक्यूट होना, प्रोसेसिंग होना उस पर शुरू हो जाती है। तो एग्जीक्यूशन से लेकर टर्मिनेशन तक का जो टाइम होता है, यानी कि हम सीपीयू से लेकर टर्मिनेशन तक का, उसको हम बर्स्ट टाइम बोलते हैं। और वेटिंग टाइम तो वो टाइम है ना जिसके अंदर प्रोसेस रैम में पड़ा पड़ा वेट कर रहा है कि कब वो सीपीयू के पास जाएगा, वो वेटिंग टाइम है। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ टर्न अराउंड टाइम। ओके, व्हाट इज़ टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जो है वो कंप्लीट टाइम है, कब से कब तक का कंप्लीट टाइम है, अराइवल टाइम से लेकर कंप्लीशन टाइम तक का जो कंप्लीट टाइम है वो क्या है हमारे पास, टर्न अराउंड टाइम है। वो क्या है हमारे पास, टर्न अराउंड टाइम या फिर टी ए टी। अब टी किसके इक्वल होगा, खुद सोचो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, यानी वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम अगर हम करते हैं, यानी कि वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम इज़ इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पूरा टाइम है ना, रेडी से लेकर कंप्लीट तक, उस पूरे टाइम को हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। एक प्रोसेस जब रैम के अंदर पड़ा हुआ है तब से लेकर कंप्लीशन तक, वो उसका टर्न अराउंड टाइम है। और एक और टाइम यहाँ पे होता है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम, वो बिल्कुल इस जगह पे होता है रेडी के बिल्कुल बाद, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम या फिर आर टी। ओके, अब रिस्पॉन्स टाइम क्या है, जैसे ही शॉर्ट शेड्यूलर ने किसी प्रोसेस यानी प्रोसेस P3 को चूज़ कर लिया, यानी कि अब P3 मैंने तुम्हें चूज़ कर लिया है कि अब तुम सीपीयू के पास जाओगे, वो टाइम रिस्पॉन्स टाइम है। जैसे ही शॉर्ट शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि अब नेक्स्ट प्रोसेस P3 ने जाना है सीपीयू के पास, वो रिस्पॉन्स टाइम ऑफ P3 है, और रिस्पॉन्स टाइम ऑफ P3 उसी वक्त सीपीयू के पास चला जाता है। ओके, दिस इज़ रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे इसका फार्मूला कैलकुलेट करने, मुझे वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम किस तरह से निकलेगा, ये देखो ना यहाँ पे फार्मूला है, टी इज़ इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। तो अगर मुझे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है तो ये किस तरह से हो जाएगा, टी माइनस बर्स्ट टाइम इज़ इक्वल टू वेटिंग टाइम। ओके, वेटिंग टाइम यहीं का, बर्स्ट टाइम यहाँ जाके माइनस हो गया, यानी वेटिंग टाइम इज़ इक्वल टू टी माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, इसी तरह से वी कैन कैलकुलेट बर्स्ट टाइम एज वेल, डब्ल्यू टी यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला भी होता है, एक और ये टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, टी इज़ इक्वल टू, अगर हम कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम निकाल दें तो ये पूरा टाइम बन जाएगा ना, अगर कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम निकाल दें तो ये पूरा टर्न अराउंड टाइम बन जाएगा ना, सी टी माइनस 80।
तो ये फार्मूला याद रखें कि टर्न अराउंड टाइम इज़ इक्वल टू वेट टाइम प्लस बस टाइम, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम ये है ना वेट टाइम और बस टाइम के इक्वल है। ये हमारी पूरी की पूरी एक लाइक के बेस है जिसके मुताबिक हमारे आगे सारे एल्गोरिदम सॉल्व होंगे। वो बड़े इजी हैं सारे एल्गोरिदम। ये एक इसका कंसेप्ट है ना सबसे ज़्यादा ना लाइक के इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस सब का कंसेप्ट आ गया तो फिर इसके बाद के सारे एल्गोरिदम भी इजीली लाइक के हो जाएंगे।